अवनी एक साधारण लड़की जिसके कंधे जिम्मेदारियों के बोझ से दबे थे। उसने एक बेसहारा भिखारी की मदद की, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस भिखारी को वो खाना खिला रही है वो शहर के सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड गिरोह की मौत का फरमान लिख रहा था। एक तरफ वह अमीर और पढ़ा लिखा लड़का जिससे अवनी की सगाई होने वाली थी, और दूसरी तरफ वह रहस्यमय भिखारी जो न बोलता था और न ही अपनी पहचान बताता था। लेकिन जब हकीकत से नकाब हटा तो अवनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। कौन था वो? क्यों वो पुलिस की वर्दी पहनकर अवनी के सामने खड़ा हो गया? और क्या हुआ उस रात गोदाम में जब अवनी की मौत बिल्कुल करीब थी? सब कुछ जानने के लिए कहानी के अंत तक बने रहिए, क्योंकि असलियत वैसी नहीं होती जैसे हमें दिखती है। अवनी एक ऐसी लड़की थी जिसकी आंखों में सपने तो बहुत थे, लेकिन कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ उन सपनों से कहीं ज्यादा था। 27 साल की अवनी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। 3 साल पहले एक सड़क हादसे में अपने पिता को खोने के बाद अवनी के लिए दुनिया बिल्कुल बदल गई थी। घर का किराया, छोटी बहन की पढ़ाई और माँ की दवाइयों का खर्च, इन सब के बीच उसने अपनी मुस्कुराहट कहीं दफ्तर की फाइलों के नीचे दबा दी थी। अवनी का रोज का रास्ता एक पुराने पुल के नीचे से होकर गुजरता था। वहाँ अक्सर कचरा बीनने वाले और बेघर लोग अपनी रातें गुजारते थे। उन्हीं के बीच एक आदमी था जिसे लोग गूंगा काका या साया कहकर पुकारते थे। वह दिखने में तो लगभग 30 से 32 साल का था, लेकिन उसकी लंबी बढ़ी हुई दाढ़ी, फटे पुराने कपड़े और उलझे हुए बाल उसे उम्र से कहीं ज्यादा बड़ा दिखाते थे। वह किसी से भी बात नहीं करता था, बस चुपचाप एक कोने में बैठा रहता और टूटी हुई घड़ी की सुइयों को देखता रहता। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। अवनी दफ्तर से देर से निकली थी। जब वह उस पुल के पास से पहुंची तो उसने देखा कि एक आदमी ठंड से कांप रहा है और तेज बुखार में कुछ बोल रहा है। अवनी का दिल पसीज गया। उसने अपनी छतरी उसके पास रख दी और पास के ढाबे से कुछ गर्म खाना लेकर आई और उसे खिलाने लगी। उस रात पहली बार उस आदमी की आंखों में अवनी ने एक अजीब सी चमक देखी। वह चमक बेबसी की नहीं, बल्कि एक गहरे सम्मान की थी। अगले कुछ हफ्तों तक यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। अवनी रोज शाम को घर लौटते समय उसके लिए कुछ खाने को ले जाती। धीरे धीरे उनके बीच बिना शब्दों का एक रिश्ता बन गया। अवनी को महसूस होने लगा कि वह इंसान वैसा नहीं है जैसा वह दिखता है। उसके बैठने का तरीका, उसकी आंखों की गहराई किसी साधारण भिखारी जैसी नहीं थी। एक शाम जब अवनी उसे खाना देने पहुंची तो उस आदमी ने अपनी फटी हुई जेब से एक कागज का टुकड़ा निकाला और अवनी की ओर बढ़ा दिया। उस पर कोयले से एक स्केच बना हुआ था। वह हूबहू अवनी जैसा दिखता था, जिसमें उसकी थकान नहीं बल्कि उसकी रूह की खूबसूरती झलक रही थी। अवनी हैरान रह गई। उसने पूछा, क्या ये तुमने बनाया है? उस आदमी ने पहली बार धीमी आवाज में कहा, साया भी कभी कभी रोशनी को संजो कर रखना चाहता है। अवनी यह सुनकर हैरान रह गई। वह इंसान जिसे सब गूंगा समझते थे इतनी गहरी बात कह सकता था, उसने कभी नहीं सोचा था। उसी रात अवनी की सहेली पायल ने उसे देख लिया। पायल ने उसे डांटते हुए कहा, अवनी तुम क्या पागल हो गई हो? एक भिखारी इतनी नजदीकी ठीक नहीं है। तुम्हें क्या पता वो कौन है? आजकल लोग हमदर्दी पाने का नाटक करते हैं और लड़कियों को फंसाते हैं। अवनी के मन में शक का बीज तो नहीं पड़ता, लेकिन उसने सावधानी बरतना शुरू कर दिया। अगले दिन जब वह पुल के पास पहुंची तो उसने दूर से ही देखा कि उस आदमी को कुछ लोगों ने घेर रखा है और उसे मार रहे हैं। वह चुपचाप मार खा रहा था। अवनी उसे बचाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंची तो उस आदमी ने उसे रुकने का इशारा किया। उसकी नजरों में एक चेतावनी थी, मानो वह कह रहा हो, करीब मत आओ वरना तुम भी मुश्किल में पड़ जाओगी। अवनी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उस रात तो उसे नींद भी नहीं आई। उसे बार बार वह स्केच और उसकी आवाज याद आ रही थी। अगले दिन जब वह फिर वहां से गुजरी तो वह जगह बिल्कुल खाली थी। वहां न तो कोई छतरी थी और न ही वो आदमी। वहां बस एक टूटी हुई पुरानी घड़ी पड़ी थी जिसकी सुइयां अब चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आदमी जिसे वह सिर्फ साया के नाम से जानती थी अचानक कहाँ गायब हो गया, और वह घड़ी जो कल तक रुकी हुई थी अचानक कैसे चलने लगी। अगले कुछ दिन अवनी के लिए बहुत ही परेशान करने वाले थे। वह हर शाम दफ्तर से जल्दी निकलती और उस पुल के पास उसे ढूंढती। उसने आसपास के दुकानदारों और चाय वालों से भी पूछा, लेकिन सबका एक ही जवाब था, अरे वो पागल, उसे तो पुलिस कल उठा के ले गई थी ना। यह सुनकर अवनी का दिल बैठ गया। उसे यह चेतावनी भरी नजर याद आई जो उसने आखिरी बार उसे दी थी। क्या वह वाकई किसी अपराध में शामिल था? क्या पायल की बातें सच थी? अवनी के घर की स्थिति अब और भी खराब होती जा रही थी। उसकी बहन रिया के कॉलेज की फीस जमा करनी थी और माँ की बीमारी का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा था।
इन सबके बीच उसकी माँ उसके लिए रिश्ता भी ढूंढ रही थी। एक दिन उसकी माँ ने उसे पास बिठाया और बोली, अवनी बेटा, कब तक अकेले ये बोझ उठाओगी? एक विकास का रिश्ता आया है, लड़का सरकारी बैंक में है, अच्छा परिवार है, तू एक बार मिल तो ले। अवनी का मन तो नहीं था, पर परिवार की खातिर उसने हाँ कह दिया। अगले रविवार विकास उसके घर आया। वह एक सुलझा हुआ और अच्छा व्यक्ति लग रहा था, लेकिन अवनी की आंखों के सामने बार बार उस आदमी का बनाया हुआ कोयले वाला स्केच आ रहा था। जब विकास और अवनी अकेले में बैठकर बातें कर रहे थे, तो अवनी का ध्यान अचानक टीवी पर चला गया। वहाँ एक न्यूज़ चल रही थी। न्यूज़ में बताया जा रहा था कि शहर में एक ब्लैक शैडो नाम का गिरोह सक्रिय हो गया है, जो अमीर घरों की रेकी करता है और भिखारियों और कचरा बिनने वालों का इस्तेमाल करता है। अवनी का शक गहराने लगा। क्या वो आदमी उसी गिरोह का हिस्सा था? क्या उसने अवनी का स्केच भी किसी गलत इरादे से बनाया था? लेकिन फिर उसे याद आया कि कैसे उस रात उसने अवनी को पास आने से मना कर दिया था, ताकि वह मुसीबत में ना पड़े। वह नफरत करना चाहती थी, पर उसका मन इस बात के लिए गवाही नहीं दे रहा था। करीब 2 महीने बीत गए। अवनी ने मान लिया था कि वह शख्स उसकी जिंदगी का एक धुंधला सा अध्याय था, जो अब बंद हो चुका था। विकास के साथ उसकी सगाई की तारीख पक्की हो गई थी। एक शाम अवनी जब सगाई के लिए खरीदारी करके घर लौट रही थी, उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसे वही पुराना डर महसूस हुआ। वह गली के अंधेरे मोड़ पर तेज कदमों से चलने लगी। तभी एक हाथ ने उसे पीछे से खींचकर एक पुरानी इमारत के साए में खड़ा कर दिया। अवनी चीखने ही वाली थी कि एक जानी पहचानी भारी आवाज ने कहा, चुप रहो वरना वे तुम्हें देख लेंगे। यह वही था, लेकिन इस बार वह पहले से भी ज्यादा बदहाल दिख रहा था। उसके कंधों पर पट्टी बंधी थी, जिससे खून बह रहा था। अवनी ने गुस्से और आंसू भरी आवाज में कहा, तुम कहाँ थे और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह लोग कौन हैं? क्या तुम भी एक अपराधी हो? पुलिस तुम्हें क्यों ले गई थी? उसने अवनी की आंखों में सीधे देखा। उसकी आंखों में दर्द था, पर कोई झूठ नहीं। उसने धीरे से कहा, अवनी, वक्त कम है, बस इतना जान लो कि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। तुम्हारी सगाई जिस विकास से हुई है उसके करीब मत जाना। वह जैसा दिखता है वैसा है नहीं। तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता और मैं तुम पर यकीन क्यों करूं? अवनी ने थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा। क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, उसने धीरे से कहा। और इससे पहले कि अवनी उसे कुछ और पूछ पाती, वह अंधेरे में ओझल हो गया। अवनी वहीं खड़ी रह गई। उसके हाथ में एक छोटा सा मेमोरी कार्ड था, जो वह जाते जाते उसे थमा गया था। घर आकर अवनी ने डरते हुए उस मेमोरी कार्ड को लैपटॉप में लगाया। उसमें कुछ फोटो और ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। उन तस्वीरों में विकास, वही विकास जिसके साथ उसकी सगाई होने वाली थी, कुछ लोगों के साथ हाथ मिला रहा था। ऑडियो में वे लोग किसी बड़ी लूट और शहर के एक अनाथालय से बच्चों की तस्करी की बात कर रहे थे। विकास उस गिरोह का मास्टरमाइंड नहीं, बल्कि उनका फाइनेंसर था, जो समाज में छिपा हुआ था। अवनी को समझ आ गया कि वह शख्स जो साया है अपराधी नहीं था, बल्कि वह किसी तरह इस गिरोह की जानकारी जुटा रहा था। लेकिन वह कौन था और उसने अवनी को ही क्यों चुना? अगली सुबह अवनी ने हिम्मत जुटाई और विकास के बारे में पुलिस को बताने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह घर से निकली, उसे एक अनजान नंबर से फोन आया। दूसरी तरफ एक भारी आवाज थी, अवनी, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ और बहन सलामत रहे, तो वह मेमोरी कार्ड लेकर सिटी पार्क के पीछे वाले गोदाम में आ जाओ। और हाँ, पुलिस को खबर करने की गलती मत करना, वरना उस भिखारी की तरह तुम्हारा हाल भी बुरा होगा। अवनी समझ गई कि उसके पीछे गिरोह के लोग लग चुके हैं। उसने कांपते हाथों से अपनी सहेली पायल को फोन किया, लेकिन पायल का फोन नहीं लगा। अवनी को महसूस हुआ कि वह इस दलदल में बुरी तरह फंस चुकी है। वह गोदाम की ओर बढ़ी। अंदर सन्नाटा था, लेकिन हवा में खतरा महसूस हो रहा था। वहाँ विकास खड़ा था और उसके चेहरे पर अब मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक अजीब मुस्कान थी। अवनी, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें लगा कि ये कचरा बीनने वाला तुम्हें बचा लेगा, वह तो खुद मौत के करीब है। तभी अंधेरे में दो लोग एक अंधेरे व्यक्ति को घसीटते हुए लेकर आए। वह कोई और नहीं बल्कि साया था। वह बुरी तरह घायल था। उसके चेहरे पर चोटों के निशान थे, लेकिन उसकी नजरें अभी भी अवनी पर टिकी थी। विकास ने अवनी की कनपट्टी पर बंदूक रख दी और कहा, मेमोरी कार्ड कहाँ है? अवनी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने साया की ओर देखा। वह मरने के करीब था, पर फिर भी अपनी उंगलियों से एक अजीब सा इशारा किया। अचानक गोदाम की खिड़कियां टूटी और धुएं के बम चारों ओर फैल गए। गोलियों की आवाज गूंजने लगी। अवनी को किसी ने मजबूती से पकड़ा और जमीन में लिटा दिया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। धुएं के बीच अवनी ने देखा कि साया, जिसे सब भिखारी समझ रहे थे, वह अचानक से उठ खड़ा हुआ। उसकी फुर्ती और लड़ने का तरीका
किसी कमांडो जैसा था। उसने निहत्थे ही विकास के 2 आदमी को धूल चटा दी, लेकिन जैसे ही वह विकास की ओर बढ़ा, विकास ने अपनी बंदूक से गोली चला दी। गोली साये के बाजू को चीरते हुए निकल गई। वह जमीन पर गिर पड़ा। इससे पहले कि विकास दूसरी गोली चलाता, बाहर से सायरन की आवाज आने लगी और पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी ने गोदाम को घेर लिया। विकास और उसके साथी पकड़े गए। अवनी भागकर साये के पास पहुंची। वह बेहोश हो रहा था। अवनी ने उसका सिर अपनी गोद में लिया और चिल्लाई, कोई एम्बुलेंस बुलाओ प्लीज। बेहोशी की हालत में उसने अवनी का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, मिशन पूरा हुआ। अवनी को पुलिस वाले सुरक्षित बाहर ले आए, लेकिन उस साये को एक एम्बुलेंस में डालकर कहीं और ले जाया गया। अवनी को लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन उसके मन में कई सारे सवाल थे। अगले 8 महीने बीत गए। अवनी ने पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाए, उस आदमी के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन उसे हर बार एक ही जवाब मिला, मैडम वह ऑपरेशन टॉप सीक्रेट था, हमें जानकारी देने की अनुमति नहीं है। अवनी को लगा कि उसने फिर से उसे खो दिया। उसे लगने लगा कि शायद उसने उसे धोखा दिया, शायद वह किसी और खेल का हिस्सा था। वह अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौटने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका दिल उस साये में अटका हुआ था। सगाई टूट चुकी थी, गिरोह के लोग जेल में थे, लेकिन अवनी की जिंदगी का वह हिस्सा अभी भी अधूरा था। उसे लगा कि वह प्यार का वादा सिर्फ एक अधूरा ख्वाब था। क्या वह वाकई वापस आएगा या फिर सिर्फ एक ड्यूटी निभा रहा था? 8 महीने का समय किसी सदी की तरह बीता। अवनी ने खुद को पूरी तरह से काम में झोंक दिया, लेकिन हर शाम जब वह उस पुराने पुल के पास से गुजरती तो उसकी यादें ताजा हो जाती और उस खाली कोने को ढूंढने लगती। माँ ने एक बार फिर से उसकी शादी की चर्चा शुरू कर दी। इस बार उन्होंने अपनी पसंद का एक लड़का चुना जो एक अच्छे परिवार से था और शहर से दूर किसी दूसरे जिले में तैनात था। अवनी ने बिना किसी विरोध के हामी भर दी। उसे लगा कि शायद अब अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को हमेशा के लिए दफन कर देना ही परिवार के लिए सही होगा। शादी की तारीख तय हो गई। घर में मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया। ढोलक की ताब गूंजने लगी, लेकिन अवनी के चेहरे पर वह चमक नहीं थी जो एक दुल्हन के चेहरे पर होनी चाहिए। शादी के ठीक 2 दिन पहले अवनी के घर के सामने 2 काली गाड़ियां आकर रुकी। आस पड़ोस के लोग जमा हो गए। उन्हें लगा कि शायद विकास के गिरोह के लोग फिर से परेशान करने आए हैं। गाड़ी से एक बुजुर्ग दंपत्ति, एक लंबा नौजवान उतरा। उसने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी, जिस पर एसपी का बैज चमक रहा था। अवनी की मां घबराते हुए बाहर आई। जैसे ही अवनी कमरे से बाहर निकली, उसकी नजर उस पुलिस वाले से टकराई। उसकी सांसें मानो थम गई। वह चेहरा अब साफ सुथरा था, दाढ़ी कटी हुई थी, बाल अच्छी तरह से संवरे हुए थे, लेकिन वह वही आंखें थी जिन्होंने कोयले से उसका स्केच बनाया था। आप लोग? अवनी की मां ने पूछा। बुजुर्ग व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, जी हम समीर के माता पिता हैं। हम यहाँ एक पुराना कर्ज चुकाने और अपनी बहू मांगने आए हैं। अवनी की आंखों से आंसू बहने लगे। समीर, जिसे वह साया समझती थी, आगे बढ़ा और अवनी के सामने खड़ा हो गया। उसने अपनी वर्दी की जेब से एक मुड़ा हुआ स्केच निकाला जो अब पारदर्शी कवर में सुरक्षित था। समीर ने धीमी आवाज में कहा, अवनी, उस रात गोदाम में विकास की दूसरी गोली मेरी बाजू को नहीं बल्कि फेफड़े के पास से गुजरी थी। मैं कोमा में था। 3 महीनों तक जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। जब होश आया तो विभाग ने मुझे एक बेहद गुप्त रिकवरी सेंटर में रखा ताकि गिरोह के बचे हुए लोग मुझ तक ना पहुंच सके। मैं चाहकर भी तुम्हें कोई खबर नहीं भेज सका क्योंकि मेरी पहचान और तुम्हारी जान दोनों खतरे में हो जाती। अवनी की माँ और बहन हैरान रह गई। समीर के पिता ने आगे बढ़कर पूरी सच्चाई बताई। बेटा, समीर पिछले 1 साल से उस भिखारी गैंग और बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए अंडरकवर मिशन पर था। उसने अपनी जान हथेली पर रखकर महीनों उस पुल के नीचे बिताई। अपनी रिपोर्ट में उसने बार बार एक ही बात लिखी थी कि अगर अवनी जैसी दयालु लड़की उसे खाना और उम्मीद न देती तो शायद वह इस मिशन को पूरा कभी नहीं कर पाता। अवनी ने कांपते हुए पूछा, तो तुम पुलिस में हो? समीर मुस्कुराया। वह वही पुरानी गहरी मुस्कान थी। मैं स्पेशल टास्क फोर्स का हिस्सा हूँ। समीर मुस्कुराया। हाँ, जिस दिन विकास ने तुम पर बंदूक तानी थी उस दिन मेरा मिशन पूरा हुआ था, लेकिन मेरा वादा अधूरा रह गया था। मैंने खुद से कहा था कि अगर मैं बच गया तो सबसे पहले उस लड़की के पास जाऊंगा जिसने एक अजनबी भिखारी की रूह में झांककर उसे इंसान समझा। अवनी की माँ की आंखों में भी आंसू थे। उन्हें अपनी बेटी की त्याग और उसकी पसंद पर गर्व महसूस हो रहा था। उन्होंने समीर के माता पिता का स्वागत किया। समीर ने अवनी की ओर देखा और कहा, अवनी, तुमने अपने पिता के बाद पूरे घर को संभाला, अपनी खुशियों को पीछे छोड़ दिया। अब मैं चाहता हूँ कि तुम ये जिम्मेदारियां अकेले न उठाओ। क्या तुम मुझे अपना हमसफर बनने का मौका दोगी? अवनी ने सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए हाँ कह दिया।
घर में जो ढोलक शादी के लिए बज रही थी वह अब एक नई सच्ची खुशी के लिए बजने लगी। कुछ दिनों के बाद एक समारोह में समीर और अवनी की शादी हो गई। समीर ने अपनी शादी के तोहफे के रूप में अवनी की बहन की पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी ली और उसकी माँ का इलाज के लिए शहर के सबसे बड़े डॉक्टर के अपॉइंटमेंट बुक कराया। शादी के बाद जब वे दोनों पहली बार उसी पुराने पुल के पास से गुजरे जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी, तो समीर ने गाड़ी रोकी। उसने अवनी का हाथ पकड़ा और कहा, दुनिया अक्सर बाहरी लिबास देखकर लोगों को आंकती है। कोई भिखारी के वेश में देवता हो सकता है तो कोई सूट बूट में शैतान। तुमने मुझे तब पहचाना जब मैं खुद को भूल चुका था। अवनी ने उसके कंधे पर सर रखा और कहा, इंसान की पहचान उसकी वर्दी या फटे कपड़े से नहीं, उसकी नीयत से होती है, और तुम्हारी नीयत ने मेरी दुनिया बदल दी। अवनी को अपनी त्याग की गई खुशियों से कहीं ज्यादा कीमती प्यार मिल चुका था। एक ऐसा प्यार जो नकाबों के पीछे भी सच को देख सकता था।